हाय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत फेमस राइटर, एक क्रिटिक और हम कह सकते हैं कि मॉडर्न एज में ये बिगेस्ट राइटर है, बिगेस्ट पोएट है टी.एस. एलियट, थॉमस स्टर्ने एलियट। ही वाज born in 1888 and died in 1965। अपनी एज के बहुत बड़े राइटर हैं ये। और टी.एस. एलियट को 20th सेंचुरी का रेनेसा मैन भी कंसीडर किया जाता है। He is considered the Renaissance man of 20th century. His full name is Thomas Sterne Eliot. He was born in a rich family. He was born, this is the most important point, he was born in America. He was born in America, then shifted in England. Why he shifted in England? Because T.S. Eliot found spirituality in which religion? Christianity. Christian जो धर्म है उसमें टी.एस. एलियट को लगता है कि इसमें ज्यादा स्पिरिचुअलिटी है, इसलिए इन्होंने अपना धर्म जो है वो चेंज कर लिया था। ही बिकेम a British subject in 1927. He became a British subject in 1927 and he declared himself, उन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया है? He declared himself a royalist in politics and Anglo-Catholic in religion. ठीक है, ऐसा उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया है। और इनकी शादी होती है, 2 बार इनकी शादी हुई थी। फर्स्ट इनकी वाइफ थी विवियन हाईवुड, द फर्स्ट वाइफ ऑफ टी.एस. एलियट, विवियन हाईवुड। तो ये मोस्टली टाइम ही डिप्रेशन में रहती थी, इनको एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उसके बाद वहां पे इनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद टी.एस. एलियट भी काफी टाइम तक डिप्रेशन में रहते हैं। लेकिन टी.एस. एलियट ने दूसरी शादी कर ली थी कुछ टाइम बाद। ही गॉट मैरिड विद हिज सेक्रेटरी वेलेरी। He got married with his secretary Valerie. Valerie के साथ उन्होंने शादी कर ली थी। 1927 में ये एक ब्रिटिश सब्जेक्ट बन जाते हैं। मींस his conversion in 1927 or became Anglo-Catholic. He declared himself a classicist in literature and Anglo-Catholic in religion and royalist in politics. ठीक है, ये उसने खुद को डिक्लेयर किया है एक क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। और टी.एस. एलियट इसके अलावा बहुत फेमिलियर रहे हैं हमारे जो इंडियन टेक्स्ट है या इंडियन जो ग्रंथ है उनसे भी। ही वॉज वेरी मच फेमिलियर टू भगवत गीता एंड पतंजलि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। ही वॉज वेरी मच फेमिलियर टू भागवत गीता एंड पतंजलि। ठीक है, भागवत गीता और पतंजलि से काफी फेमिलियर। इसीलिए आपको देखा होगा कि आपने इसकी जो टी.एस. एलियट की पोएम है उसमें कुछ संस्कृत के वर्ड भी यूज किए, जैसे कि द वेस्टलैंड है। द वेस्टलैंड की अगर क्लोजिंग लाइन जो लास्ट लाइन है उसकी हम बात करें, दा दत्या दम्यता दयाध्व, वो इंग्लिश संस्कृत लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक है, तो टी.एस. एलियट अपने टाइम के एक बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टी.एस. एलियट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्रिटिसिज्म में भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक अच्छे क्रिटिक भी है, एक अच्छे पोइट भी है। इनकी पोइम से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने प्ले भी लिखे हैं, अपनी लाइफ में 7 प्ले इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, और इनकी क्रोनोलॉजी पे भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये भी हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम इनके वर्क्स को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो जो सबसे बड़ा इनका वर्क माना जाता है
वो आप सबको पता होगा, लेकिन आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ते हैं, टीएस एलियट की जो वेस्टलैंड है वो किस चीज के बारे में है, लेकिन क्वेश्चंस कहां से बनते हैं हम उन फैक्ट्स पे आज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज पुट द टाइटल द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड इन 1922, इट was published in Criterion magazine in 1922। ये जो वर्क लिखा गया है वेस्टलैंड, ये 5 पार्ट में है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बहुत सारे रेफरेंसेस को मिला के, अलग अलग सोर्सेज को मिला के इस वर्क को लिखा गया है। दैट इज कॉल्ड पैस्टिस। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो बहुत सारे रेफरेंस से, अलग अलग सोर्सेज से मिलके कोई वर्क लिखा जाता है उसको हम पैस्टिस बोलते हैं। पैस्टिस इज ए टर्म coined by Marcel Proust। Marcel Proust, but who developed the concept? ये कॉन्सेप्ट किसका है, फ्रेडरिक जेम्सन। ये फ्रेडरिक जेम्सन का कॉन्सेप्ट है। ये सारे पॉइंट्स लिखते चलो साथ साथ, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेडरिक जेम्सन का, बट टर्म कॉइन की है प्राउस्ट ने, ठीक है। चलो आगे अगर हम इसकी थीम की बात करें तो ये वर्क पूरा लिखा गया है बैरननेस की थीम पे। बैरननेस की बात करते हैं इसमें, रूटलेसनेस की बात हो रही है इसमें, और जो गैप है बिटवीन सोसाइटी के बीच में जो गैप है उसके बारे में इसने बात की है। तो वैसे पेस्टिस जो है वो क्या होता है, अभी ये मैंने वैसे डिस्कस कर चुका हूं। ये एक कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर है या पीस ऑफ आर्ट है जो बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स में जिसको लिखा जाता है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज का यूज किया जाता है, उसको हम पेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें थीम कौन सी होगी, बैरनेस की थीम है इसमें, रूटलेसनेस की थीम है इसमें, और गैप बिटवीन सोसाइटी मतलब लोनलीनेस की भी थीम है इसमें, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वर्किंग टाइटल था, ही डू द पुलिस इन द डिफरेंट वॉइसेस। He do the police in different voices। He do the police in different voices। ये इसका इनिशियल जो वर्किंग टाइटल था, ठीक है। बाद में इसका टाइटल चेंज किया गया था, और जो वेस्टलैंड है ये बहुत सारे पेजेस में लिखा था। टीएस एलियट ने सैकड़ों पेजेस भर दिए थे लिख के, लेकिन बाद में ये मैन्युस्क्रिप्ट दी गई थी एजरा पाउंड को। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज गिवन टू एजरा पाउंड। थैंक्स टू एजरा पाउंड। थैंक्स क्यों, क्योंकि अगर सैकड़ों पेजेस होते तो सारी लाइंस पढ़नी पड़ती। अब एजरा पाउंड ने इसको कट शॉर्ट किया और इसमें 434 लाइन छोड़ दी, मतलब इसको छोटा कर दिया, इसे एडिट किया था। और इसीलिए एजरा पाउंड को टीएस एलियट ने बोला था इल मैग्लियोर फैब्रो। क्या बोला था, इल मैग्लियोर फैब्रो। इल मैग्लियोर फैब्रो मीन्स द बेटर क्राफ्टमैन। बेटर क्राफ्टमैन। जब ये एडिट करके वापस टीएस एलियट को दिया गया, तब ये बोला टीएस एलियट ने कि ये जो एजरा पाउंड है वो एक बेटर क्राफ्टमैन है, इल मैग्लियोर फैब्रो है, ठीक है। इल मैग्लियोर फैब्रो का मतलब होता है बेटर क्राफ्टमैन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और फिर बाद में इसने जो हमारा ये एजरा पाउंड है, इन्होंने भी टीएस एलियट को नाम दिया था ओल्ड पोसो। ओल्ड पोसो। This name was given by Ezra Pound to T.S. Eliot। बाद में ये नाम उन्होंने दिया है। और अगर हम इसके टेक्स्ट की बात करें तो इसमें लाइंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइंस वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, एक हैंडआउट मैं वहां पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप उन लाइंस को जरूर पढ़ लेना। वो लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पेपर में आ जाती है, ठीक है। चलो
अब इसमें अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो 5 अलग अलग लैंग्वेज को यूज करके टीएस एलियट ने वेस्टलैंड को लिखा है। एंड दीज 5 लैंग्वेजेस आर, ये 5 लैंग्वेज कौन कौन सी है? लैटिन, ग्रीक, इटालियन, इंग्लिश एंड संस्कृत। संस्कृत की आपको बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगी, जो लास्ट वाली लाइन है वो संस्कृत लैंग्वेज से यूज की है, ठीक है, दा वाली। तो ये 5 लैंग्वेज इसमें यूज की है, और काफी सारी सिटीज को अलग अलग मेंशन किया है, सिटीज मेंशन की है, बहुत सारे मिथ हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें मिथ की, तो अभी 3-4 मिथ जो है वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। टायरेशियस मिथ लिख लो तो, टायरेशियस मिथ, टायरेसिस के बारे में कौन नहीं जानता, सबको पता होगा। एडिपस रेक्स में भी आपने टायरेसिस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ही सॉ ए गॉडेस व्हाइल शी वाज टेकिंग बाथ, गॉडेस होती है और ये उसको देखता है जब वो नहा रही होती है, तो वो इसको पनिश करती है। एंड टायरेसिस बिकेम ब्लाइंड, वो अंधा हो जाता है ये टायरेसिस, लेकिन बाद में रिपेंट करता है, इसको अपनी गिल्टी जो है वो फील होती है। फिर वो गॉडेस इसको ब्लेस करती है कि तुम अब अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम भविष्य बता सकते हो, ठीक है, तुम मतलब किसी का भी भविष्य जो है वो देख सकते हो। एक फॉर्चून टेलर इस तरह से बन गया था, ये टायरेसिस मिथ है, यहाँ पे यूज किया गया है ये। और यही है वो ओडिपस रेक्स में जिसने कहा था उसको कि तुम अपनी माँ से शादी कर, तुमने अपनी माँ से शादी की, ठीक है, यही बताता है उसको, ओडिपस को, उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो अगला मिथ यहाँ पे यूज किया गया है, ये है इकारस मिथ। इकारस मिथ यूज किया है। अभी इकारस क्या है? इसका फादर होता है, इकारस का फादर, ठीक है। ये वैसे तो एक स्टोरी है ये, अबाउट द डेंजर ऑफ ओवर एम्बिशंस। जब हम किसी चीज को सीखने के लिए, करने के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, तो उसका नुकसान भी होता है, वो इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं। इकारस का फादर होता है डेडिलस। फिर डेडिलस क्या करता है, कुछ कैंडल वैक्स से विंग्स बनाता है, 2 सेट बनाता है विंग्स के, एक अपने लिए और एक अपने बेटे इकारस के लिए, ऊपर आकाश में उड़ने के लिए। तो ये इसको वार्निंग कर देता है, पहले ही वार्न कर देता है अपने बेटे इकारस को, ना तो तुम्हें समुद्र के ज्यादा से मतलब बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, एक तो ठीक है, एक समुद्र जो है उसके ऊपर नहीं उड़ना है, क्योंकि वो जो कैंडल वैक्स है अगर वो पिघल गई तो तुम सीधा समुद्र में जा गिरोगे। तो ये अब उड़ना शुरू करता है, ये इकारस उड़ना शुरू करता है, तो ये आकाश में उड़ता है, तो इसको बड़ा मजा आता है, और ये और एक्साइटमेंट के लिए और ऊंचे जाना चाहता है, और ये बहुत करीब पहुंच जाता है किसके, सन के, सूर्य के। तो वहां बहुत करीब तो क्या पहुंचा होगा, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा पहुंच रही थी उस टाइम पे वहां तक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाने के बाद जो कैंडल वैक्स से जो विंग्स बनाए गए थे वो पिघल जाते हैं, और ये समुद्र में जा गिरता है, और उस समुद्र में गिरने से, इसकी डूबने से इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये ओवर एम्बिशियस पे है स्टोरी, ये इसको इकारस मिथ है जो ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। उसके बाद अगला इसमें मिथ यूज किया गया है हेसियंथ मिथ। हेसियंथ मिथ ये ग्रीक माइथोलॉजी में अगर हम बात करें इसकी, हेसियंथ मिथ की, तो ये वैसे तो हेसियंथ गर्ल यहाँ पे नाम यूज होगा, आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो, लेकिन ये हेसियंथ एज ए बॉय होता है। तो इससे कौन प्यार करता है? ग्रीक माइथोलॉजी में ये एक प्रिंस होता है, एंड ए लवर ऑफ सन गॉड अपोलो, अपोलो से प्यार करता है। लेकिन जो गॉड जेफर है, जो गॉड ऑफ वेस्ट विंड है,
गॉड जेफर, और इसको हम वेस्ट विंड बोल सकते हैं, वेस्ट विंड, ये भी इससे प्यार करती है। तो लेकिन ये एक्सेप्ट किसको करता है? अपोलो को। अब एक टाइम पे ये एक समुद्र के किनारे एक तरह का जो गेम है वो खेल रहे थे, लाइक ए डिस्कस थ्रो। एक हैवी प्लेट होती है मेटल की, वो एक, ये जो अपोलो है ये इस हेसियंट बॉय की तरफ फेंक रही है और वो वापस इसकी तरफ फेंक रहा है। तो जैसे अपोलो का नंबर आता है, वो हैवी प्लेट होती है मेटल की, वो फेंकने के लिए, तो ये वेस्ट विंड जो है इसको गुस्सा आता है और ये इतनी स्पीडी हो जाती है, यानी कि जेलेसी में, उनको देख के ये खुश नहीं है, जेलेसी में हवा को इतनी तेज कर देती है ये कि वो डिस्कस थ्रो वो नहीं पकड़ पाता उस हैवी प्लेट को, उस मेटल को, और वो सीधी ये जो हेसियंट बॉय है इसके सर पे लगती है जाके, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, यहां पे मैसेज क्या दिया टीएस इलियट ने कि इन जेलेसी वी आर किलिंग टू ईच अदर। लोग जो है वो यही कर रहे हैं, जेलेसी में एक दूसरे को मार रहे हैं। ठीक है, दैट इज द मैसेज हियर। तो इस तरह के जो मिथ हैं वो टीएस एलियट ने इसमें यूज किए। और अब हम बात करते हैं इसकी लाइंस की। अगर हम ओपनिंग लाइन की बात करें, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, सेम लाइन आपने और भी कहीं पे पढ़ी होगी, जोफ्री चौसर का कैंटरबरी टेल्स है, उसमें क्या है, अप्रैल इज द मंथ ऑफ सावर सूट। चौसर के टाइम पे जो अप्रैल का महीना था वो क्या था, सावर सूट, मतलब रीबर्थ का मंथ था, नई कोपलें आती है, फूल खिलते हैं, ऐसा मंथ डिस्क्राइब किया है अप्रैल को किसने, जोफ्री चौसर ने। बट यहां पे अपोजिट वे में यूज किया है टीएस एलियट ने। टीएस एलियट ने बोला है कि ये जो अप्रैल का महीना है ये क्रूलेस्ट मंथ बन चुका है, बिकॉज द टाइम हैज बीन चेंज्ड ओवर द पीरियड्स। ठीक है, इतने समय के बाद ये टाइम अब बदल चुका है, लोग जो है वो ऐसे नहीं रहे हैं अब। ठीक है, इससे पहले भी जैसे वर्ल्ड वॉर हो चुका था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इन्होंने देखा था, तो वो सिचुएशन को लिखा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। ये सारी चीजें टीएस एलियट ने देखी और तभी इन्होंने, जो सबसे इनकी मेजर थीम रही है इनके वर्क्स की, वो है बैरननेस, एम्प्टीनेस। ठीक है, तो चलो लाइंस की अगर हम बात करते हैं, ये मैं टेक्स्ट आपको भेज दूंगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनका मैंने अलग से निकाला है। जैसे ओपनिंग लाइन है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये तो आ गया, उसका रेफरेंस हो गया। उसके बाद है लाइलास आउट ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, ये वाली कहां से आई है लाइन, लाइलास इन द डोरयार्ड ब्लूम ऐसा करके वोल्ट विटमैन ने एलिजी लिखी है। ठीक है, एलिजी लिखी है अब्राहम लिंकन की डेथ पे, वहां से ये लाइन ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें लाइन आती है, व्हाट आर द रूट्स दैट कल्चेस व्हाट ब्रांचेस ग्रो, आई विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए हैंडफुल ऑफ डस्ट। हैंडफुल ऑफ डस्ट इज ए बुक, ए नोवेल रिटन बाय एवलिन बोग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो, एवलिन बोग ने इसको लिखा है। ठीक है, वैसे तो हैंडफुल ऑफ डस्ट वाला फ्रेज काफी जगह पे यूज किया गया है लिटरेचर में, जैसे कि इससे पहले जो है जोसेफ कॉनरेड ने यूज किया है अपनी एक शॉर्ट स्टोरी यूथ में, उससे पहले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूज किया है अपनी एक पोएम मोड में, देन उससे पहले जॉन डन ने यूज किया है, जॉन डन ने यूज किया है अपनी मेडिटेशन सीरीज में। तो ये काफी जगह पे आया है, और यहाँ पे वेस्टलैंड में टीएस एलियट ने भी यूज किया है। ठीक है, तो 4-5 जगह पे इसका रेफरेंस मिलता है हैंडफुल ऑफ डस्ट का। उसके बाद हेसियंट गर्ल वाला आ गया, जो अभी हम डिस्कस किया था अभी हेसियंट गर्ल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है मैडम सोसोस्ट्रीज फेमस क्लैरवॉयंट, he had a bad cold nevertheless is known to be the wisest woman in Europe. They may ask you the question, who is known as the wisest woman in Europe? ये है मैडम सोसोस्ट्रीज। मैडम सोसोस्ट्रीज ये कहां से आया है, एल्डस हक्सली का एक नोवेल है क्रोम येलो, ये वाला कैरेक्टर आया है वहां से। तो देखो कितनी सारी जो रेफरेंसेस हैं उनको मिला के ये पोएम लिखी गई है। उसके बाद Here is Belladonna, the lady of rock, the lady of situation। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेडी ऑफ रॉक, लेडी ऑफ सिचुएशन किसको बोला है टीएस एलियट ने, ये बोला है बेलाडोना। हेयर इज बेलाडोना। उसके बाद अनरियल सिटी के एग्जांपल इसमें है,
फ्लोट अप हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, यानी कि यहाँ पे लोकेशन की बात हो रही है, कौन कौन सी लोकेशन को यूज किया है, ठीक है। और वो लोकेशन जैसे कि सिटी है इसमें अलेक्जेंड्रिया, वियना, लिखो ये अलेक्जेंड्रिया, वियना, देन उसके बाद है कार्थाज, ये सिटी जो है यूज की गई है। और स्ट्रीट अगर लोकेशन की हम बात करें तो किंग विलियम स्ट्रीट को यूज किया गया है, किंग विलियम स्ट्रीट, किंग विलियम स्ट्रीट भी यूज की है। और उसके बाद कोप्स यू प्लांटेड द लास्ट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, दैट कोप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन हैज इट बिगन टू स्प्राउट विल इट ब्लूम दिस ईयर, ये हमारे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उससे ही आता है। मैंने आपको पार्ट नहीं बताया कि कौन कितने, वैसे सबको पता होगा, पार्ट बताने की जरूरत नहीं है, 5 पार्ट में है, ठीक है। और वो 5 पार्ट आपको सीक्वेंस में ही याद करने हैं। जैसे कि ये द बरियल ऑफ डेड हो गया, उसके बाद गेम ऑफ चेस है, फायर सरमन है, डेथ बाय वाटर है, और व्हाट द थंडर सेड, मतलब सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है, ठीक है। चलो उसके बाद अभी जैसे इसने कुछ रिवर्स के नाम भी मेंशन किए हैं, ठीक है, जैसे कि गंगा है और थेम्स है। रिवर मेंशन कौन सी की है, गंगा, देन थेम्स, थेम्स रिवर भी है। एक क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है कि एंड्रयू मार्वल की एक पोएम है द कोएमिस्ट्रेस, उसमें उसने कौन सी 2 जो रिवर है उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, वो 2 रिवर है, एक तो गंगा है उसमें, द रिवर गंगेज, एंड सेकंड वन हम्बर, हम्बर, इन 2 रिवर्स का डिस्क्रिप्शन एंड्रयू मार्वल ने दिया है। तो यहां इसको कुछ रिलेट मत करना, वैसे ही लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें गेम ऑफ चेस में, द चेंज ऑफ फिलोमेल, द चेंज ऑफ फिलोमेल बाय द बार्बरस किंग सो रूडली फोर्स्ड येट देयर इज नाइटिंगेल, यहाँ पे फिलोमेल ओविड के मेटामॉर्फोसिस में फिलोमेल का कैरेक्टर है, फिलोमेल, और फिलोमेल का रेप होता है, उसमें उसकी हाथ और उसकी जीभ जो है वो काट दिए जाते हैं ताकि वो रिवील ना करे। ऐसा ही सेम रेफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं टाइटस एंड्रोनिकस में, टाइटस एंड्रोनिकस की जो बेटी होती है लिविनिया, उसके साथ भी डिमेट्रियस और एक कैरेक्टर चिरोन, डिमेट्रियस और चिरोन ऐसा ही करते हैं, वो इसका रेप करते हैं बदला लेने के लिए, और इस लड़की की जीभ और हाथ काट लेते हैं ताकि ये कुछ रिवील ना कर पाए। तो यहाँ पे फिलोमेल का एग्जाम्पल दिया गया है, बाद में फिलोमेल जो है एक एंजल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलो आगे लाइन है नेक्स्ट, स्टिल द वर्ल्ड परस्यू जुग जुग टू डर्टी ईयर्स, ये जुग जुग वाला जो सॉन्ग है ये हमें मिलेगा एडमंड स्पेंसर के प्रोथोलोमियन में, प्रोथोलोमियन से ये लिया गया है। और उसके बाद I think we are in rat's alley where the dead men lost in their bones. What is that noise? Oh, Shakespearean rags. यहाँ पे Shakespearean rags का एग्जाम्पल है, It's so elegant, so intelligent. When Lil's husband got doomed, I said, I didn't mince my word. I said to her myself, hurry up, please. It's time. Good. Hurry up, please. ये देखो यहाँ पे अब टेक्स्ट में देखोगे hurry up, please. It's time. यहाँ बात कर रहा है टीएस एलियट की जल्दी करो, टाइम जो है वो बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको सारे कैपिटल लेटर्स में मिलेंगे, हरी अप प्लीज, इट्स टाइम, गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट। द फाइनल वर्ड्स ऑफ फ्रॉम हैमलेट स्पोकन बाय ओफेलिया, तो यहाँ पे हैमलेट से भी लाइंस यूज की गई हैं, किसकी लाइन है, ओफेलिया ने बोली है वो लाइन। Then sweet themes run softly till I end my song, सेम लाइन यूज की है कहां से, ये जो एडमंड स्पेंसर की पोएम है उसमें भी ये सेम लाइन है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये लाइन वहां से ली गई है।
टीएस एलियट ने वहां से इन लाइंस को यूज किया है। उसके बाद द मून सोन ब्राइट मिसिस पोर्टर एंड हर डॉटर, मिसिस पोर्टर एंड हर डॉटर हु वॉश देयर फिट इन सोडा वाटर। तो ये पूछ सकते हैं पेपर में, कौन सोडा वाटर से अपने पांव धोती है? मिसिस पोर्टर और उसकी बेटी, मिसिस पोर्टर एंड हर डॉटर, दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर। देन उसके बाद आई टायरिसियस, टायरिसियस मिथ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद एंड अलोंग द स्ट्रैंड अप क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट। अब मैंने देखो यहां पे लिखा था कि किंग विलियम स्ट्रीट की बात है और क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट की बात है, ये लोकेशन यूज की गई है इसमें, क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट। देन इसके बाद है लोअर थेम्स स्ट्रीट, लोअर थेम्स स्ट्रीट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कौन सी लोकेशन यूज की गई है, ठीक है। और उसके बाद है व्हाट द थंडर सेड, डेथ बाय वाटर में है फोनेशियन, ये सेलर है, फॉरगेट द डीप सी स्मेल, cracks the reform and burst in the violent air। then what the thunder said में है falling towers jerusalem athens alexandria, alexandria लिखा है पहले, वियना लंदन अनरियल, अनरियल सिटी किसको बोला है? टीएस एलियट ने, अनरियल सिटी लंदन है यहाँ पे, ठीक है। गंगा वाज sunken and the limp leaves waited to rain while the black clouds gathered distant। I set up fishing with whom plain behind me shall I at least set my lands in order। London bridge is falling down, London bridge is falling down, this is the most important line, इसको याद कर लेना, लंदन ब्रिज इज द फॉलिंग डाउन, ठीक है। उसके बाद हायरिनिमो इज मैड अगेन, ये हायरिनिमो इज मैड अगेन ये वाला सब टाइटल है, ये इसका अल्टरनेट टाइटल है जो थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है, यूनिवर्सिटी विट्स है थॉमस किड, थॉमस किड रोट द स्पेनिश ट्रेजेडी। Thomas Kidd wrote the Spanish tragedy which alternate title Hieronymo is mad again। ये सेम लाइन यूज की है शेक्सपियर ने यहाँ पे, Hieronymo is mad again। और लास्ट वाली लाइन है दत्ता दम्यता दयाध्व, इट मींस शांति शांति शांति। ये हमारे जो इंडियन ग्रंथ है उससे ये यूज किए गए हैं, संस्कृत के वर्ड है ये, शांति शांति शांति, दत्ता दम्यता दयाध्व। अब देखो अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या दिखाया गया है? बैरननेस है, ठीक है, रूटलेसनेस की बात है, सोसाइटी के अंदर गैप है, एम्प्टीनेस है, तो मतलब हर जगह कुछ नेगेटिविटी की ही बात की गई है, लेकिन लास्ट में बिल्कुल लास्ट लाइन में एक पॉजिटिविटी दी है, मतलब शांत रहने की, शांति शांति शांति, ये वर्ड यूज किए हैं टीएस एलियट ने, ठीक है। तो टीएस एलियट का अभी ये हमने ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश की है थोड़ा सा,